नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताऊंगा। ये राजनीति के वो रहस्य हैं जिनसे पहली बार पर्दा उठेगा। 50 साल तक कांग्रेस में रहे गुलाम नबी आजाद ने आपकी अदालत में गांधी परिवार के बारे में कई ऐसे बड़े खुलासे किए। ये खुलासे आपको हैरान कर देंगे। ये वो अनसुने राज हैं जिनमें से कई सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में हैं। ये उन सवालों के जवाब हैं जो बरसों से लोगों के दिलो दिमाग में हैं। जैसे सब जानना चाहते हैं कि 2004 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते क्यों रह गई। आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी बात थी जिसने उन्हें डरा दिया था, और सोनिया गांधी के इनकार करने पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री किसने बनाया। सोनिया गांधी ने किसी दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं किया। प्रणब मुखर्जी का नंबर प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्यों नहीं आया। किसी और सीनियर कांग्रेस नेता को पीएम के लिए क्यों नहीं कंसीडर किया गया। एक और रहस्य यह है कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आने से किसने रोका। कांग्रेस में उनकी एंट्री देर से क्यों हुई। राहुल का नंबर पहले क्यों आया। गुलाम नबी आजाद ने इन सारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस की बुरी हार के बारे में भी खुलासा किया। पिछले चुनाव में क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की लुटिया डुबोई। पंजाब विधानसभा में हार के लिए क्या सिद्धू जिम्मेदार हैं। ऐसे सारे सवालों के जवाब गुलाम नबी आजाद ने आपकी अदालत में दिए। ये पूरा शो तो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन आज मैं आपको गुलाम नबी आजाद के कुछ सेलेक्टेड जवाब दिखाऊंगा। बहुत सारे सीक्रेट आज ही सामने आ जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने वो बात बताई जो आज तक रहस्य थी। मौका मिलने पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार क्यों कर दिया। बात 2004 की है। आजाद सोनिया गांधी के सबसे नजदीकी थे। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी के सारे नेता सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे। वो ऑब्वियस चॉइस थी। गुलाम नबी आजाद ने डीएमके, बीएसपी, एलडीएफ जैसी पार्टियों को इन्फॉर्म कर दिया था कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं, पर आखिरी मौके पर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। उस समय गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी के फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। नटवर सिंह ने भी सोनिया गांधी से कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन सोनिया ने कहा यह फैमिली का फैसला है। आपकी अदालत में पहली बार यह बात सामने आई कि सोनिया गांधी उस वक्त डर गई थी। वो क्या बात थी जिसने सोनिया को डरा दिया था। वो कौन सा डर था जिसकी वजह से सोनिया गांधी पीएम नहीं बन पाई। सुनिए गुलाम नबी आजाद की जुबानी। उनका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था कि उसमें विवाद। मैंने अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुषमा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के मुंडन करा के पूरे देश में घूमेंगी, तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई कि भाई एक नया विवाद खड़ा हो जाए। मुश्किल से तो हुकूमत में आए हैं, तो बेहतर है। क्या आपने एलडीएफ को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, इन सब नेताओं से आप मिले थे? आपने उनसे कह दिया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? हाँ, लेकिन हमारी 3-4 ही लोग उस वक्त हम थे। मिसेस गांधी थे, अहमद भाई थे और परनबदा थे इस कंसल्टेशन में। तो जब उन्होंने डिसाइड किया तो मैं मीटिंग से उठ के चला गया, और शाम को दूसरी मीटिंग में मैं गया नहीं मीटिंग में। तो हमने अपना विरोध, लेकिन उन्होंने कहा हमारी कुछ फैमिली मजबूरियां हैं, वो बताई, और मैं चुप बैठ गया। एक और बड़ा सवाल जिसका जवाब आज मिला वो ये था कि सोनिया के इनकार करने के बाद मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया। प्रणब मुखर्जी का नंबर क्यों नहीं आया। गुलाम नबी आजाद ने आपकी अदालत में बताया कि सोनिया गांधी के इनकार के बाद कई दावेदार थे। ज्यादातर सीनियर लीडर खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन किसी ने साफ साफ नहीं कहा। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह का नाम सजेस्ट करके सबको चौंका दिया। सुनिए गुलाम नबी आजाद ने क्या बताया। सोनिया ने मनमोहन को ही पीएम क्यों बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों चुना। शरीफ आदमी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम बहुत कुलीग रहे।
मनमोहन सिंह जी 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर था, हमारी बहुत अच्छी बनती थी और ईमानदार, बहुत ईमानदार। आपने कभी नहीं सोचा कि प्रणब मुखर्जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर देश को चला सकते थे? वो भी एक, अब इतनी तो चॉइस आपको दे दी, जिसको हमने चुन लिया था तो अपने उनकी कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए थी, उनको किससे ज़्यादा बन सकती थी। और एक छवि बनी थी मनमोहन सिंह जी एज फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई जो कुछ भी उपलब्धि हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर पर लोगों को विश्वास था क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। तो दो बातें सामने आई। 2004 में सोनिया गांधी को विदेशी कहकर सुषमा स्वराज और उमा भारती ने कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो अपना सिर मुंडवा के, बाल कटवा के पूरे देश में घूमेंगी। इस बात ने सोनिया गांधी को डरा दिया था, इसलिए उन्होंने फैसला किया वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगी, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया। ये सारे राज आपकी अदालत में खुलेंगे। ये पूरा शो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे, लेकिन इसके कुछ चुने हुए हिस्से आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। गुलाम नबी आजाद ने एक और राज खोला, एक ऐसे सवाल का जवाब दिया जो हर कांग्रेसी पूछता है। प्रियंका गांधी को कई साल तक राजनीति में आने से क्यों रोका गया? किसने रोका? प्रियंका को कांग्रेस में शामिल होने में इतनी देर क्यों लगी? प्रियंका ने आज तक चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्या प्रियंका गांधी को राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था? गुलाम नबी आजाद ने बताया कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी वक्त से प्रियंका राजनीति में इंटरेस्टेड थी और इस बात को राजीव गांधी जानते थे। कई साल बाद जब सोनिया गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो रायबरेली और बेल्लारी की दोनों सीटों से जीत गई, तो भी गुलाम नबी ने सोनिया गांधी को सुझाव दिया कि वो बेल्लारी की सीट अपने पास रख लें और रायबरेली के बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी को कैंडिडेट बनाएं। प्रियंका उस वक्त रायबरेली में सोनिया गांधी का काम संभालती थी। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि 2-3 दिन बाद सोनिया ने बेल्लारी की सीट छोड़ दी और रायबरेली की सीट अपने पास रिटेन की। मैंने गुलाम नबी से पूछा कि राहुल गांधी को प्रेफरेंस क्यों दी गई? प्रियंका को राजनीति में आने में इतनी देर क्यों हुई? गुलाम नबी आजाद ने जो बताया वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में इतनी देर क्यों लगी? अब वो फैमिली का मामला है, वो भी अलग मामला है। मैंने बुक में नहीं लिखा है कि वो फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है, सिर्फ बेटे को ही लाना है। लेकिन बाद में आई वो, लेकिन पीछे चलती है। फिर वो जरा लगता है किश्ती चल नहीं रही एक से, तो चलो 2 चलाएं। लेकिन प्रियंका की खुद की हमेशा इच्छा थी सियासत में आने की। हाँ बिल्कुल थी। और राहुल की नहीं थी? क्योंकि मैंने एमपी बनने से पहले मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में, क्योंकि प्रियंका की इतनी है कि जब राजीव जी और मैं, जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो कभी कभी हमारे 2 बज जाते थे डिनर के बगैर, तो वो अंदर जाते थे और वहाँ से कुछ जो खाना है बचाता वो टेबल में ले आते थे। तो मैं कहा वहाँ सोए होंगे, तो वो कहता था नहीं लड़की अभी इंतजार करती है। तो उसका मतलब है कि तब के ज़माने से वो देखती थी कि इसमें बड़ा मेहनत वाला काम है 2-2 बजे तक। तो और वो आती जाती थी कभी देखने भी कि ये इतने देर तक काम कर रहे हैं, तो एक एप्टीट्यूड मैंने उसमें देखा था। अब सुनते हैं कि क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता तो रायबरेली नहीं लड़ेंगी और प्रियंका वहाँ से लड़ें। अब उनके घर का मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं। आप तो घर को जानते हैं अच्छी तरह से। आप नोट करिए, गुलाम नबी आजाद ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा क्योंकि राहुल गांधी लड़का थे इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया गया। उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो गांधी परिवार के बारे में जानते हैं, लेकिन परिवार की पर्सनल बातें वो कभी किसी को नहीं बताएंगे और ये सारे राज ऐसे हैं जो उनके साथ ही जाएंगे। ये पूरा शो जब आप देखेंगे तो आपको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो पहले कभी सामने नहीं आई। गुलाम नबी आजाद ने पंजाब में कांग्रेस की हार को लेकर भी एक बड़ा खुलासा किया।
पंजाब में राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में कमान दे दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आजाद ने बताया उन्हें तो 4 साल से पता था कि पंजाब में कैप्टन की जगह किसी और को बनाना चाहिए। एमएलएज उनके पास आकर शिकायत करते थे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। फिर इलेक्शन से 4 महीने पहले कैप्टन को हटाकर चन्नी को सीएम बनाया गया। सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। गुलाम नबी ने कहा कि सिद्धू ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। मैं आपको सुनाता हूं गुलाम नबी आजाद ने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या बताया। मैंने आज तक हिंदुस्तान के 138 साल के न पढ़ा है और 50 साल से देखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिद्धू इलेक्शन तकरीरों में कहता है ये जो चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है या आपसे प्रॉमिस जो कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि जिसने जीत के ही नहीं आना ये चोर है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी भी इलेक्शन कैंपेन कर रही है पार्टी की कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है। तो कौन गधा वोट देगा उस पार्टी को जिसका पार्टी प्रेसिडेंट वो और उसकी बेटी प्रचार करे कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर चोर है। तो वोट क्यों लोग देते? तो जिसको सिलेक्शन करने वाला ऐसे प्रेसिडेंट आदमी का, वो बीजेपी की मदद कर रहा है कि मैं कर रहा हूं? वो मोदी जी की मदद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद ने ऐसे बहुत सारे राज खोले। मैंने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से जुड़ी 1-2 बातें आपको दिखाई हैं। जैसे सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इसलिए इनकार किया कि वो सुषमा स्वराज के इस बयान से डर गई थी कि अगर सोनिया प्रधानमंत्री बनी तो सुषमा स्वराज अपने बाल मुंडाकर देश भर में घूमेगी। और प्रियंका गांधी को राजनीति मानने में इसलिए देर हुई क्योंकि वो एक लड़की है। पर आपकी अदालत में अभी बहुत कुछ बाकी है जो आप कल रात 10 बजे देख पाएंगे। एक खास बात यह कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी पर बहुत तीखे हमले किए। वो मानते हैं कि राहुल ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। गुलाम नबी आजाद का कहना है कि राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते। अगर कोई उन्हें सलाह देता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि तुम मोदी के आदमी हो। आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद ने अपने और नरेंद्र मोदी के संबंधों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। लेकिन ये सारी बातें जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल रात 10 बजे का। प्लीज वेलकम देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद। आप अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, 8-8 घंटे खुरपियां चलाते हैं गार्डन में। तो राहुल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं, उससे क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है? मैं तो कहता हूं कि वो अपने शौक जिंदगी के जितने हैं और भी शौक हैं वो शौक करो, इसको क्यों डिबा रहे हो जिसका शौक नहीं है? ये तो उनका एक मिशन है, मोदी जी से लड़ाई लड़नी है। जो आपको कहते हैं 7 साल एलओपी थे, ठीक से नहीं लड़े, सारी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती थी। ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिससे मोदी साहब बीजेपी वाले सुबह से शाम तक आरती उतारे इनका कि ये रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। आज अमित शाह ने पहली बार राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप जाने पर विदेशों में देश के अपमान के मुद्दे पर खुलकर बात की। असल में आज यूपी के कौशाम्बी और आजमगढ़ में होम मिनिस्टर अमित शाह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा राहुल की मेंबरशिप उनकी अपनी गलती के कारण गई। राहुल ने पिछड़ों को गाली दी, मोदी जाति को चोर कहा। कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा दी और नियम के तहत उनकी मेंबरशिप चली गई। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश का अपमान करते हैं और जब माफी की मांग की जाती है तो कह देते हैं गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा। अमित शाह ने कहा अगर कांग्रेस को मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो खुला मैदान है, राहुल जगह तय कर लें, तारीख तय कर लें। बीजेपी का हर कार्यकर्ता 2-2 हाथ करने को तैयार है, लेकिन कोई भी भारतीय विदेश में देश का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है।
आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है, राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते, मगर देश के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं और क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा, इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। और एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, और मजबूत कर। अमित शाह ने कहा कि विरोधी दलों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। मोदी ने वीआईपी कल्चर को खत्म करके आम लोग की चिंता शुरू की है। अमित शाह ने कहा कि परिवार और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज की लाइफलाइन है। ये लाइफलाइन कट रही है, इसलिए सारे विरोधी दल अब मोदी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने दावा किया कि 2024 में तीसरी बार भी मोदी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता अब नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासुरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त किया, और इसके कारण आप डरे हुए हो। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी तीखा कमेंट किया। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ दिल्ली में स्वामी दयानंद की जयंती के समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कभी कभी दुख होता है जब हमारे देश के कुछ लोग विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। धनखड़ ने कहा, जो देशभक्त है, जो देश का भला चाहते हैं, वो समाज की कमियों को दूर करने में मदद करते हैं, देश की समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर देश का अपमान नहीं करते। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा इस तरह की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं।
इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा, पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। अमित शाह ने जो कहा उस पर तो कांग्रेस का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जगदीप धनखड़ संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें पद की मर्यादा रखनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि धनखड़ के बयान से राहुल गांधी की बात साबित हो गई कि संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। The Vice President of India is a constitutional position. You are no longer a party functionary trying to do the party work. He was seen doing that, a lot of it as a governor, and now as the Vice President, you bring disgrace to your job and to the office that you occupy. The reality is, elected representatives of this country will decide what they say, where they say, and who they say things to. The reality also is that this veiled attack on Rahul Gandhi actually proves his point that democracy in India is under threat. If the Vice President of this country, who has no business talking about petty political jibes, is taking these political jibes, it tells you how institutions are being undermined. So he's actually proving a point that the Congress party and Mr. Gandhi have consistently made. And in fact, quite the contrary, Mr. Gandhi has tirelessly worked to strengthen the democracy and to ensure that Indian democracy remains at the center stage of world politics. वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट ने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ विदेश में जाकर देश के अपमान पर दुख जताया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको ऑन कर लिया और इसको क्रिटिसाइज किया। ये कांग्रेस का हक है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बीजेपी अब बार बार ये कहेगी कि राहुल गांधी के एक बयान ने पार्लियामेंट का पूरा सत्र बर्बाद कर दिया, और अब अमित शाह के भाषण से यह भी साफ हो गया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी राहुल के बयान को बड़ा इशू बनाएगी। चुनावी सभाओं में भी राहुल गांधी से माफी की मांग की जाएगी, और राहुल गांधी तो कह चुके हैं वो गांधी है, सावरकर नहीं, और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। अब कांग्रेस के सामने मुश्किल यह है कि इस मुद्दे पर उसके पास बीजेपी के आरोप का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के नेता यह भी मान चुके हैं कि अब मोदी को हराना अकेले उनके बूते की बात नहीं है। मोदी से मुकाबला करना है तो विरोधी दलों को मिलकर लड़ना होगा, इसलिए अब कांग्रेस ने उसी दिशा में कोशिश शुरू की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब एंटी मोदी मोर्चे के नेताओं से एक एक करके फोन पर बात कर रहे हैं, अगले लोकसभा चुनाव में अलायंस की संभावनाएं तलाश रहे हैं। पिछले 2 दिन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है। पता यह लगा कि खड़गे ने नीतीश से अगला लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की संभावना पर विचार करने को कहा। हालांकि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने तो सभी विरोधी दलों के नेताओं से मुलाकात करके ये बात पहले ही कह दी है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, अभी इस चक्कर में पड़ने के बजाय मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर विरोधी दल एक नहीं हुए तो मोदी का मुकाबला नामुमकिन है। क्योंकि नीतीश ने कह दिया था कि अब उन्हें कांग्रेस के जवाब का इंतजार है, कांग्रेस कोई पहल नहीं कर रही है, इसलिए अब खड़गे ने पहल की। खड़गे ने खुद फोन करके नीतीश से बात की और आज नीतीश ने इस बात को कंफर्म किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बात हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था, सुबह आपसे बात हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वो आज नहीं बात हुई है, हमारी 3 दिन पहले ही बात हुई, ऐसे ही उनसे बात होती है, तो होते रहती है हमारी बातचीत। बंदी को लेकर बात बढ़ी क्या सर? अरे भाई, अभी हम एक करेंगे ना आप लोगों को, अभी मत पूछिए। नीतीश कुमार ये तो कह रहे हैं कि बात हुई, होती रहती है, लेकिन क्या तय हुआ, कब तक फैसला होगा, इसके बारे में कोई जानकारी देने से उन्होंने इनकार कर दिया। कांग्रेस के नेता भी इस पर खामोश हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी कहा कि कोशिश शुरू हो गई है, रणनीति तय हो रही है, उसका खुलासा सही वक्त आने पर होगा। अलग अलग संभावनाओं पर विचार विमर्श हो रहा होता है, तो कुछ आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में
स्पष्ट आपको चित्र दिखेगा कि किस दिशा में विपक्ष जा रहा है। कई मुद्दों पर हम एक हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां हम एक नहीं हो सकते, कुछ राज्य हैं जहां दिक्कतें हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज सब एक बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी सत्ता में, लोकतंत्र पर खतरे के बाद बादल मंडराते रहेंगे। नीतीश कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे या नहीं, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस की लीडरशिप मजबूर करने को तैयार है। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया। उद्धव ने देश की दूसरी विरोधी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने का रास्ता दिखाया और उसका असर दिखाई दे रहा है। नीतीश भी साथ आए हैं और बाकी दल भी साथ आएंगे। अरविंद सावंत ने कहा, नेशनल लेवल पर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए विरोधी दलों को कांग्रेस की लीडरशिप स्वीकार करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब, वो तो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं देश की जनतंत्र को धोखा है। वो ये भी कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसी को लेकर ही यह गठबंधन बना हुआ है। वो विचारधारा को लेकर बाद में लोग चुनाव लड़े। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की सरकार इस महाराष्ट्र में बन सकती है। विचारधारा अलग थी, लेकिन देश की जनतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, तो बाकी सारी बातें छोड़कर इकट्ठा आने की आवश्यकता है। वो उन्होंने खुद ब खुद यहां करके बताया, तब जाकर अन्य राज्यों में उसको लेकर अभी आपने देखा कि नीतीश कुमार जी भी निकल कर आए, फिर दोबारा इकट्ठे हुए, फिर दोबारा सरकार बनाई। तो समझ सकते कि लोग समझ रहे हैं। अब किसी को तो इस पे कदम उठाना पड़ेगा। अब रही बात, यह सच है कि देश में, पूरे देश में अगर कोई दूसरी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। हम बहुत सारी पार्टियां राज्य को सीमित हैं, तो पूरी देश की पार्टी कोई उसका अगर नेतृत्व करती है, आगे बढ़ती है तो अच्छी बात है। खड़गे साहब अगर बात कर रहे हैं तो बहुत स्वागतार्ह बात है। सब इकट्ठा आए। 1977-76 में जो हुआ था उसी तरह इकट्ठा आने की आवश्यकता है, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनना शुरू हो गया है। सारे विरोधी दल मान चुके हैं कि अलग अलग लड़कर मोदी का मुकाबला मुश्किल है। वो दो बार हार चुके हैं, इसलिए अब सब एक साथ आने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में कई रुकावटें हैं, जैसे रीजनल पार्टीज का अस्तित्व और दूसरा प्रधानमंत्री पद का चेहरा। असल में बिहार में जनता दल यूनाइटेड हो, आरजेडी हो, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी हो, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, तेलंगाना में केसीआर की बीआरएस और भी जो रीजनल पार्टीज हैं, ये अपने अपने राज्यों में कांग्रेस का बेस खत्म करके मजबूत हुई हैं। इसलिए उन राज्यों में ये पार्टियां कांग्रेस को फिर से जमीन देंगी, सपोर्ट करेंगी, इसकी गुंजाइश कम लगती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हमको याद है, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर हाथ मिलाया था, तो मुलायम सिंह ने कहा था अखिलेश ने बड़ी भूल की है, कांग्रेस के साथ जाना समाजवादी पार्टी के लिए घातक है, और चुनाव नतीजों से मुलायम सिंह उस समय सही साबित हुए थे। दूसरी बात यह कि ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेंगे, इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि दोनों भले न कहें, दोनों खुद को प्रधानमंत्री कुर्सी का दावेदार तो मानते हैं। और ममता तो खुलेआम कह चुके हैं कि मोदी तो चाहते हैं उनके मुकाबले राहुल को प्रोजेक्ट किया जाए ताकि उनका रास्ता आसान हो जाए। इससे साफ है, विपक्षी एकता की बातें कितनी भी की जाएं, लेकिन जैसे ही लीडरशिप की बात आएगी, जैसे ही कांग्रेस को बड़ा मानने की बात आएगी, तो एकता की बातें धरी रह जाएंगी। इसलिए नीतीश कुमार फिलहाल इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, वो अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। इफ्तार पार्टियों में जा रहे हैं और खुद भी इफ्तार की दावत दे रहे हैं। आज पटना में नीतीश कुमार ने इफ्तार का आयोजन किया। नीतीश के इन्विटेशन पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के तमाम नेता इफ्तार के लिए पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने नीतीश की इफ्तार का बॉयकॉट किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों के नेता और मौलाना पहले से ही नीतीश के घर पर मौजूद थे। मौलानाओं की तकरीरें हुई, इसमें मजहब के साथ साथ सियासी बातें भी हुई।
नीतीश कुमार ने बाकायदा टोपी पहनकर शाल ओढ़कर मौलानाओं की तकरीर सुनी और इसके बाद सबने पकवानों का लुत्फ उठाया। लेकिन बीजेपी ने कहा कि जब बिहार में दंगे हो रहे हों, बिहार में लोगों के जान माल का नुकसान हुआ हो, घरों में मायूसी हो, ऐसे में चीफ मिनिस्टर के घर पर दावत में जाना उन्हें मंजूर नहीं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, पहले कहावत थी रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, आज वही बिहार में दिखाई दे रहा है। बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इफ्तार पार्टी दे रहे हैं और हमारे जिले में, हमारे लखीसराय के अंदर आज सवेरे एक पवन जी की हत्या कर दिया गया, जहां खुल करके हत्या अपहरण लूट बलात्कार हो रहा है, दंगा हो रहा है, बिहार जल रहा है। हम वहां इफ्तार मनाएं? सत्ता में बैठकर जनता सेवा के लिए भेजा था, मेवा खाने के लिए नहीं। और ये खुल करके सत्ता के आनंद उठा रहे हैं। बिहार शरीफ से लेकर के सासाराम, पूरे बिहार के अंदर जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद पैदा करके भय पैदा कर रहे हैं। ऐसा इफ्तार नहीं चाहिए। रामनवमी के दिन सासाराम और नालंदा में दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। नीतीश कुमार अब तक सासाराम या नालंदा नहीं गए, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 2 इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए और आज उन्होंने अपने घर पर इफ्तार का आयोजन किया। जाहिर है जो लोग दंगे से पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको तो यह सब अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नीतीश की भी मजबूरी है। ज्यादातर राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में लग गए हैं। नीतीश को भी वही करना पड़ रहा है। विरोधी दलों की कोशिश है कि कम से कम बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटों को एकजुट रखा जाए। इसीलिए रमजान के मौके पर इफ्तार का आयोजन हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी इस बात को बखूबी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी से मुसलमानों को सावधान रहने को कहा है। आज हैदराबाद की एक मस्जिद में हुए मजहबी जलसे में ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को नीतीश कुमार जैसे नेताओं की हकीकत समझनी चाहिए। नीतीश अब तो खुद को मुसलमानों का हमदर्द और बीजेपी को मुसलमानों का दुश्मन बताने में लगे हैं, लेकिन नीतीश कुर्सी के लिए कब पलटी मार जाएं, ये कोई नहीं कह सकता। बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया, मस्जिद के मीनार को निशाना बनाया गया और वहां पर सेक्युलर गवर्नमेंट है और मैं इलेक्शन लड़ता हूं मजलिस का, नहीं तुम क्यों लड़ रहे? अरे भाई वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। मगर जो लोग सेक्युलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप। तो बोलेंगे नहीं नहीं ये मौका नहीं है बोलने का, खामोशी अख्तियार करो। मगर कोई नहीं बोले और वहां का चीफ मिनिस्टर है, माने ऐसा कभी इधर कुलाकी मारते कभी उधर, और जब हम बोलते हैं तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया हूं और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया गया है, सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें ठगा गया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया क्योंकि उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। ओवैसी ने कहा यादवों का अपना लीडर है, ब्राह्मणों का अपना लीडर है, मराठों का अपना लीडर है, हर कम्युनिटी के लोगों का लीडर है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों को यह बात समझनी चाहिए। 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहसन हैं, ये लीडर नहीं है, लीडर हैं जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की, हिम्मत नहीं है लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है।
नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रग्बी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। वो मुसलमानों को ये समझाते हैं कि सभी सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया, बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया और चुनाव के बाद मुसलमानों को भुला दिया। ओवैसी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि सब जातियों के अपने नेता हैं। यादवों की लीडरशिप है, कुर्मियों की है, ठाकुरों की है, जाटों के नेता हैं, ब्राह्मणों का नेतृत्व है, लेकिन मुसलमानों का कोई नेशनल लीडर नहीं है। इसलिए अब दूसरी पार्टियों पर भरोसा करने के बजाय मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए। जाहिर है ओवैसी मानते हैं कि नेशनल लेवल पर वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बन सकते हैं और मुसलमानों को उन पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन विरोधी दलों के जो नेता हैं, राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, इन सबको मोदी की ओवैसी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और ये सारे के सारे नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, मोदी का एजेंट बताते हैं। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बात सुनाता हूं। आज योगी ने भारत और पाकिस्तान की तुलना की। आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा अब वो वक्त नहीं रहा जब देश की राजनीति जात पात या मजहब के नाम पर हो। अब मुद्दे बदल गए हैं। अब विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात होगी, क्योंकि जनता देख रही है विकास के मुद्दे से देश का फायदा हो रहा है, तस्वीर बदल रही है। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में 3 साल से मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है और पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही। योगी ने कहा यह फर्क ईमानदार और भ्रष्ट नेतृत्व का है। योगी ने कहा जिस देश का नेतृत्व करप्ट होता है उसका हाल पाकिस्तान जैसा होना तय है। कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। योगी आदित्यनाथ ने आज जो बात कही वो बिल्कुल सही है। वाकई में पाकिस्तान की अवाम बुरे दौर से गुजर रही है। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, क्योंकि आटा, दाल, चावल, सब्जियां, दूध, अंडा, मीट बहुत महंगा हो गया है। जिन लोगों के पास आटे दाल का जुगाड़ है वो रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि रसोई गैस की सप्लाई ठप है। पाकिस्तान में गैस की जबरदस्त किल्लत है, इसलिए अब बड़े बड़े अमीरों के घरों में भी लकड़ी और उपलों से चूल्हे जलने की नौबत आ गई है। हालत यह है कि रमजान के वक्त में न लोग सहरी कर पा रहे हैं, न इफ्तारी बन रही है। लोगों को रोजा खोलने के लिए खाना तो दूर, चाय मिलना भी मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में आटे की कमी से तो सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास परेशान था, लेकिन गैस की किल्लत ने
वहां के धनवान लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। अब लोग पाकिस्तान की सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम रमजान के वक्त इतनी गैस तो दे दो कि एक वक्त का खाना पका सके, रोजा खोल सके। अल्लाह की कसम इतना दिमाग खराब हुआ है, कोई इंसानियत है? रोजा रखा है, रोजा खोल रहे हैं, गैस ही नहीं आ रही, पागल हुए हैं। और यहाँ जो है आप चीख चीख के वो होते हो, लेकिन कौन सुन रहा है? किसी को सुनना तो चाहिए ना। चाय पी रही हैं यहाँ पर? इसलिए पी रही हूँ कि मैंने रोजा खोला है तो रोजे में कुछ भी नहीं, गैस ही नहीं आ रही, तो क्या करूँ फिर? मैं अकेली खातून हूँ, किसी से मंगा भी नहीं सकती। यहाँ बच्चे को बोला कि यार दे दो, रोजा खोला हुआ है। तो मेरी तरह कितने लोग होंगे जिनके घरों में गैस नहीं है? लकड़ियाँ ही जलाते हैं क्योंकि आजकल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे रमजान आ गया तो रमजान में तो ज्यादा इस चीज की तकलीफ होने लगी है। ना तो सहरी में गैस आती है, ना अफ्तारी में। ना सहरी सुबह सही तरह कर सकते हैं बच्चे, ना अफ्तारी के टाइम अफ्तारी बन सकती है। उसके बाद ना खाना खाने के टाइम पे गैस आती है, तो सिलेंडर पे सारा काम करना पड़ता है। बिल तो इतने ज्यादा भेज देते हैं, लेकिन ये है कि ना सहरी और ना अफ्तारी दोनों टाइम में हमें गैस नहीं मिल रही और काफी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। मैं एक वक्त का खाना 1000 में पड़ता है तो भाई 2000 खर्च करना पड़ते हैं। सारी तनख्वाह तो मेरी अफ्तारी में चली जाती है, तो इतनी तनख्वाह में कैसे हम गुजारा करते हैं? ये थोड़ी गैस आती है, लकड़ी जलाओ या सिलेंडर, किसी की ताकत नहीं है खरीदने की, नहीं खरीद सकता। जब गैस आता है, जब खाना बना लेते, नीचे हमने सिलेंडर रखा हुआ है तो उसके हम गैस इस्तेमाल कर लेते हैं। 3 बजे के बाद गैस ऐसी आ जाती है कि हाँ नजर आती है गैस आ रही है। बहुत मुश्किल तकलीफ है। सिलेंडर आपने देखा रखा हुआ है, ये भी रखा हुआ है। गैस मुसलसल नहीं है, शहरी के वक्त भी गैस नहीं है और इफ्तारी के वक्त भी नहीं है। रमजान में आधा घंटा गैस मुश्किल से आ रही है। मैं क्या बोलूँ, सिर्फ एक मैसेज है। ये मैसेज ये है कि लोग किसी भी तरीके से हुक्मरानों तक पहुँचा दें। उनको नहीं मालूम हुक्मरानों को कि जो आवाम रोज़ा रख रही है, हमारा सहरी का टाइम क्या है, अफ्तारी का टाइम क्या है। अगर हुक्मरानों को मालूम है तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि होटल से, शेरेटन अवारी या किसी भी बड़े होटल से सहरी नहीं अफोर्ड कर सकते हम लोग मंगवा के। जब हमारे घरों में गैस ही नहीं होगी तो सहरी किस पे बनेगी? अच्छा, दिन में चूल्हा जल नहीं रहा किसी घर में, रात में अफ्तारी के लिए चूल्हा खोलने जा रहे हैं तो उस वक्त भी गैस नहीं आ रही। लोगों की दिक्कत समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रसोई गैस की जितनी ज़रूरत है उतना प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं होता। विदेश से गैस इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है और उधार पर गैस देने को कोई मुल्क तैयार नहीं है। नतीजा यह हुआ कि रमजान के महीने में पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में गैस सप्लाई या तो बंद करनी पड़ी या फिर सप्लाई में राशनिंग हो रही है। हालात के सामने पाकिस्तान की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने दो टूक कह दिया कि सरकार लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक गैस सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि मुल्क में गैस है ही नहीं, और अगर विदेशों से महंगी गैस खरीद भी लाएं तो उसका बिल चुकाना लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए बेहतर होगा लोग खुद तय कर लें उन्हें क्या करना है, कैसे खाना पकाना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ वही दी जा सकती है, और जो गैस नहीं है वो तो दी नहीं जा सकती। तो हमारे पास जितनी गैस होती है वो हम बांट देते हैं। जितनी हमारी गैस की ज़रूरत है उतनी गैस की पैदावार नहीं है, और अगर उतनी गैस की पैदावार नहीं है तो फिर गैस कम मिलेगी। इसका सोल्यूशन वाहिद ये है कि अगर हमारी पैदावार कम है और हमारी ज़रूरत ज़्यादा है तो हमें इम्पोर्टेड गैस देनी होगी। इम्पोर्टेड गैस की कीमत ज़्यादा है। जिस भाव हम बाहर से गैस लाते हैं उस भाव कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो तरीकाकार यही है कि चाहे हम बैठ के आपस में फैसला करें, मुल्कगीर फैसला करें, बैठ के छोटे छोटे पॉकेट्स में फैसला करें, लेकिन जो इम्पोर्टेड गैस है और जो लोकल गैस है उसको मिला के एक ब्लेंडेड कॉस्ट निकाल के देनी होगी। फिर आप जिस गरीब आदमी को बचाना चाहें आप उस गरीब आदमी को बचाएंगे। अब अगर किसी मुल्क की सरकार ये कहने लगे कि उसके बस में कुछ नहीं है, लोग खुद तय करें उन्हें क्या करना है, तो उस मुल्क के अवाम का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के लोगों की मुश्किल यह है कि हर तरफ से मुसीबत की मार झेल रहे हैं। गैस की सप्लाई नहीं है, ऊपर से खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई कि बाजार जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। पाकिस्तान में सरकार भी यह मानती है कि इन्फ्लेशन रेट 40% तक पहुंच चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे भी ज्यादा खराब है। रमजान के महीने में हालात और भी बिगड़ गए हैं, क्योंकि रमजान में
खाने पीने की चीजों की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए कीमतों में आग और ज्यादा लग गई है। पिछले महीने की तुलना में ज्यादातर चीजों के दाम 50% बढ़ गए हैं। गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाना इम्पॉसिबल है। रमजान के महीने में लोगों को राहत देने के लिए शहबाज शरीफ की सरकार ने मुफ्त आटा बांटना शुरू किया था, तो कई जगह भगदड़ मच गई, लोगों की जान चली गई। इसलिए अब सरकार ने मुफ्त की स्कीम बंद करने पर विचार शुरू किया है। पाकिस्तान के मिडिल क्लास की हालत यह है कि बहुत से लोग फल और सब्जियां लेने बाजार जाते हैं और सिर्फ भाव सुनकर वापस आ जाते हैं। जनता की हालत इतनी खराब है कि लोग अपनी मुश्किल बताते हुए रोने लगते हैं। महंगाई बहुत है, लोगों को रोटियां तक नहीं मिल रही हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोग बीमार हैं, आजारी हैं, सब कुछ है। महंगाई तो भाई इतनी हो गई कि लोगों की कमर टूट गई है। अभी आप ये केला पूछने आया था, ये 200 रुपये देते हैं, आपका कैमरा देख के इन्होंने 100 रुपये लगाया। अच्छा, इससे पहले ये कम था कैमरा? इससे पहले 200 रुपये से कम कोई दे ही नहीं रहा था। वो केले पे केला नहीं था, छोटा केला होता है वो। रमज़ान से पहले कम थी, रमज़ान के बाद तो एकदम से इन्होंने हाई कर दी है मिर्चें। यानी कि चांद नजर आते ही कीमतें हाई हो चुकी। हाँ, डबल हो गई हैं। ये तमाम अशिया खुर्दनोश में यही है? तमाम अशिया में ये हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। देखो, रोजे से पहले नींबू बिक रहा था 80 रुपए किलो, अब 280 रुपए किलो होया पड़ा। ये गलत बात है। रोजों में मुसलमान अगर बंदा हो तो वो तो कोशिश करे कि खैरात के हिसाब से भी दे, कम पैसे ले ले, नहीं बढ़ा देते हैं, उल्टा बढ़ा देते हैं। किसी भी मुल्क की सरकार, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा दिनों तक इस तरह की हालत का सामना नहीं कर सकती, अवाम की नाराजगी को नहीं झेल सकती। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार या तो इमरजेंसी लगाए या सत्ता छोड़ दे और आर्मी को टेक ओवर करने को कहे। लेकिन ऐसे हालात में फौज भी क्या करेगी? पाकिस्तान की फौज पहले ही बदनाम है, इसलिए इस बार आर्मी भी सत्ता से दूरी बनाए हुए है। पाकिस्तान का सबसे पक्का दोस्त चाइना उसका साथ छोड़ चुका है। चीन ने पाकिस्तान को और कर्जा देना तो दूर, $39 बिलियन के कर्ज के ब्याज में छूट देने से भी इनकार कर दिया है। सऊदी अरब ने भी हाथ खींच लिए हैं। पाकिस्तान की जनता चाहती है कि उसकी हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार से मदद मांगे, हिंदुस्तान से मदद मांगे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज किसी भी कीमत पर भारत के सामने हाथ फैलाने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अब पाकिस्तान की जनता का ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसे हालात देखकर दुख होता है, लेकिन क्या किया जा सकता है। एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आज मुंबई में बुलडोजर क्यों चला और इस पर महाराष्ट्र में सियासत कैसे हुई। आज मुंबई में भी बुलडोजर चलता नजर आया। उद्धव ठाकरे की सरकार में मिनिस्टर रहे कांग्रेस के लीडर असलम शेख के स्टूडियो पर आज बीएमसी ने बुलडोजर चला दिया। यह स्टूडियो कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों को तोड़कर बनाया गया था। करीब 8 एकड़ एरिया में फैले इस स्टूडियो के बारे में शिकायत की थी बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया ने, जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश पर बीएमसी ने एक्शन लिया। किरीट सोमैया का आरोप है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन में इस तरह के 20 स्टूडियो बनाए गए जिनकी लागत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। किरीट सोमैया का कहना है कि इसमें स्टूडियो के मालिक असलम शेख के साथ आदित्य ठाकरे की मिली भगत थी और इससे जो कमाई होती थी उसका एक हिस्सा मातोश्री पहुंचाया जाता था। लगभग ये 50,000 स्क्वायर फीट का एक स्टूडियो है। ऐसे 20 बड़े स्टूडियो इस परिसर में खड़े हुए हैं। इनको परमिशन क्या दी? एक शूटिंग करने के लिए टेबल लगाने की। यहाँ पर 24 घंटा 24/7 शूटिंग चलता है ये सब परिसर में, जिसका ईयरली टर्नओवर यानी लगभग 400 करोड़ रुपए का साल का रेंट आता है। 25% यानी 100 करोड़ रुपया ये सब नेताओं को पॉलिटिकल सिस्टम में बांटा जाता है। 1000 करोड़ का वैल्यूएशन है, 500 करोड़ की नेट इनकम है, उसमें से 100-125 करोड़ उसमें से कुछ बांद्रा जाता था
खुद असलम शेख के ऑफिस में जाता था। आदित्य ठाकरे के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत महाराष्ट्र कोस्टल जोन अथॉरिटी ने 21 फरवरी 2021 को इन स्टूडियो को परमिशन दी। 6 महीने की परमिशन दी, लेकिन उद्धव ठाकरे के मुंबई महापालिका ये परमिशन बढ़ाती गई। आखिर में ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का प्रतीक टूटा। असलम शेख के स्टूडियो पर बुलडोजर चला तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने कहा इस तरह का एक्शन फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र भेजने की साजिश है। असलम शेख ने कहा ये स्टूडियो तब बनाए गए थे जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। सारे स्टूडियो उस समय की पॉलिसी के तहत बनाए गए हैं, फिर अब इन्हें क्यों तोड़ा जा रहा है? आदित्य ठाकरे और मेरा नाम लेके तो एक बहाना है। मुबारकबाद देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने एक और व्यापार महाराष्ट्र और मुंबई से जो है वो गुजरात या यूपी भेजने के सक्सेस हुए। आप बताइए कि जो पॉलिसी देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे बनी हुई है, उस सर्कुलर के हिसाब से पूरे मुंबई शहर के अंदर स्टूडियो है और आप दिखाते हैं कि मलाड़ा में कुछ अवैध हुआ है और पूरे मुंबई शहर के जितने स्टूडियो हैं सबको नोटिस दे दी और सबको 7 दिन के अंदर जो है बंद करने को कहा। लाखों रुपया उन तमाम फिल्म शूटिंग वालों से लिया आपने और उनको बंद करने का दिया और एक एक करके सब लोग कोर्ट में गए। अब कोर्ट में जाने के बाद में जिस दिन तक का उनकी वैलिडिटी है उस दिन तक का उनको अलाउड है करने का। उसके बाद उस पॉलिसी को ही स्टे देने का काम किया, यानी ऑटोमेटिकली जो है एक एक करके मुंबई शहर के उस पॉलिसी के तहत जितने स्टूडियो बने हैं वो सब टूटेंगे। मामला करप्शन का है, नियमों को तोड़ने का है, कानून तोड़कर बनाए गए स्टूडियो का है और बड़ी बात है कि सिर्फ असलम शेख के स्टूडियो को नहीं तोड़ा जा रहा, ऐसे सैकड़ों स्टूडियोज को नोटिस दिया गया था। इसलिए कहना ठीक नहीं है कि स्टूडियोज को तोड़कर फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र से बाहर भेजने की साजिश हो रही है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद। आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में बिताए गए 50 सालों के सीक्रेट बताने आए। नेहरू गांधी परिवार के साथ अपने करीबी रिश्तों के बारे में, 50 साल में हुए बड़े बड़े फैसलों के बारे में गुलाम नबी आजाद ने खुलकर बात की। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद को पार्टी ने कितना कुछ दिया। रिकॉर्ड टाइम तक जनरल सेक्रेटरी बनाया, 4 प्रधानमंत्रियों की सरकारों में उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन गुलाम नबी आजाद एहसान फरामोश निकले और वो मोदी के इशारे पर कांग्रेस को डिमोलिश करने में लगे हैं। आपकी अदालत का पूरा शो आप देख पाएंगे कल रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।